आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सल्तनत उस्मानिया के एक बहुत ही काबिल और तारीखी जंगजू के बारे में है, जिनकी अहमियत सल्तनत उस्मानिया की तारीख में किसी भी तरह कोनर एल्पी आक्चा कोजा से कम नहीं थी। और इस जंगजू का नाम है हाजी इल्बे। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इल्बाई आल्प की तारीख क्या है, हाजी इल्बाई का असल नाम क्या था और ये कहाँ के रहने वाले थे, कराची सल्तनत को छोड़कर हाजी इल्बे ने और हान बे की इताअत क्यों कबूल की, और इसके अलावा आखिर में बात करेंगे हाजी इल्बे की दर्दनाक मौत के बारे में कि इतने अजीम शान जंगजू को किस गद्दार ने धोखे से कैसे कत्ल किया। तो आइए चलते हैं आज की तारीखी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, हाजी इल्बे को हाजी इल्बाई भी कहा जाता है और इनका अभी तक असल नाम मालूम नहीं। हाजी इल्बे इनका खिताब था जो कि इन्हें एजाज के तौर पर दिया गया था। इनकी तारीख 15वीं और 16वीं सदी में लिखी गई किताबों में मौजूद है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैंने तुर्की के मशहूर मौरिख अब्दुल कादिर ओज़गान की लिखी गई तारीख से मदद ली है। तो नाज़रीन इकराम, इल्बाई आल्प कराची इमारत से ताल्लुक रखते थे और वहीं के रहने वाले थे। कराची इमारत जो कि 1303 में कायम होने वाली तुर्क इमारत थी, तो हाजी इल्बाई 1305 में इस इमारत में बिलिक शहर में पैदा हुए। कराची इमारत बिलिक शहर से चानाकले के दरमियान आज जो इलाका तुर्की में मौजूद है, यहाँ वाक़ थी और एक तुर्क सल्जूकी सरदार कारा ईसा बे ने कायम की थी, जो कि तुर्कों के दानिशमंद खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो बात हो रही थी हाजी इल्बाई की, जो कि इसी कराची इमारत के एक वजीर थे। सवाल यह है कि ये उस्मानी इमारत में कैसे आए और क्यों उन्होंने उस्मानी सल्तनत के लिए खिदमत सर अंजाम दी। तो इस बारे में नाज़रीन कराम तारीख बताती है कि इल्बाई आल्प ने उस्मानी इमारत के लिए तब खिदमत सर अंजाम दी जब कराची इमारत पर उस्मानियों ने कब्जा कर लिया था और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। और ऐसा तब हुआ जब कराची बे की वफात के बाद ये इमारत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से का दारुल हुकूमत बिलिक शहर था और दूसरे का दारुल हुकूमत बरगामा नामी इलाका था। बिलिक शहर और इसके आसपास के इलाकों पर कराची बे के बेटे दमीर खान की हुकूमत थी, जबकि बरगामा और इसके आसपास के इलाकों पर याशी बे का कब्जा था। नाज़रीन इकराम, कराची बे के बेटे दमीर खान को उस्मानी सुल्तान और हान गाजी ने 1345 में शिकस्त दी और इसके बाद कराची इमारत के इस आधे हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ तारीखदानों के नजदीक दमीर खान बे ने उस्मानियों के साथ अपनी मर्जी से इत्तेहाद किया था। कराची इमारत का दूसरा हिस्सा, जिसका दारुल हुकूमत बरगामा था और जिस पर याशी बे की हुकूमत थी, तो कराची इमारत के इस टुकड़े को उस्मानियों ने 1356 में अपने कंट्रोल में ले लिया था और इस तरह पूरी की पूरी कराची इमारत का खात्मा हो गया और ये तुर्कों की वो इमारत थी जो सबसे कम अरसे के लिए कायम रही। और इसके खात्मे के बाद कराची इमारत के बड़े बड़े फौजी कमांडर मसलन हाजी इल्बाई, एवरानोस बे, एजे खलील और गाजी फाजिल वगैरह उस्मानियों की निगरानी में जंगी खिदमत सर अंजाम देने लगे और इन्होंने ओरहान बे की इताअत कबूल कर ली। तो इन जंगजुओं में से बात हो रही है इल्बाई आल्प की, या जिसे हम हाजी इल्बाई भी कहते हैं। तो हाजी इल्बाई ने उस्मानी सल्तनत की वफादारी का हल्फ उठाकर सबसे पहला कारनामा जो अंजाम दिया वो ये था कि उस्मानी काफी अरसे से गैलीपोली के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। हाजी इल्बाई चूंकि कराची इमारत में वजीर थे, तो वो इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि कराची इमारत की हुक्मरानी समुद्रों पर भी थी और ये बहरी जंगें लड़ने में बहुत माहिर थे। जबकि गैलीपोली तो था ही एक साहिली इलाका, तो हाजी इल्बाई ने उस वक्त ओरहान गाजी के बेटे शहजादा सुलेमान पाशा, जो कि ओरहान गाजी के हुक्म से कराची इमारत जिन इलाकों पर कायम थी, तो उस्मानी सल्तनत में इनके शामिल हो जाने के बाद इन इलाकों के गवर्नर बना दिए गए थे। तो हाजी इल्बाई ने इन्हें कायल कर लिया कि रोमेलिया को क्रॉस करके इन इलाकों पर हमला किया जाए और यूं हाजी इल्बाई ने गैलीपोली और थ्रेस के इलाकों की फतह को अपनी बहादुरी और जहानत दिखाकर इसे मुमकिन बनाया। और नाज़रीन इकराम, ये हाजी इल्बाई थे जिन्होंने कॉनर हिसार कला फतह किया था, जो कि गैलीपोली के शुमाल मशरिक में था, और इस फतह के बाद वो इस कले के हुक्मरान बना दिए गए। जो कॉनर हिसार कले को मिलिट्री बेस बनाकर हाजी इल्बाई ने मालकारा और इस्पाला के इलाकों की फतह में अहम किरदार अदा किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, 1357 में शहजादा सुलेमान पाशा की वफात हो गई, जो कि शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिरकर वफात पा गए थे। इसके कुछ अरसे बाद ओरहान बे ने बाज़ंतीनी सल्तनत से सुलह कर ली, जिसके बाद उस्मानियों की तरफ से बाज़ंतीनी इलाकों की फतवाहत में नरमी की जाने लगी। लेकिन उस वक्त ये हाजी इल्बाई ही थे जिन्होंने एवरानोस बे और लाला शाहीन पाशा के साथ मिलकर उस्मानियों के हौसलों को बुलंद किया। इसके बाद 1359 में जब इदरने का मुहासरा शुरू हुआ, तो हाजी इल्बाई ने इस मुहासरे के दौरान इदरने की फतह को आसान बनाने के लिए बरगोस का इलाका फतह करके देमेतोका पर भी कब्जा कर लिया और यूं इदरने को जाने वाली सप्लाई लाइन काट दी। लेकिन इस दौरान ओरहान गाजी का इंतकाल हो गया
और उस्मानी सल्तनत के तख्त पर उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत शुरू हो गया। सुल्तान मुराद अव्वल ने एब्रानोस पे लाला शाहीन और हाजी इलबाई की मदद से मुहासरे के दौरान इस शहर पर दबाव डालना जारी रखा और हाजी इलबाई, जो कि उस वक्त उस्मानी फौजों के बाएं दस्ते के कमांडर थे, उन्होंने अपनी कमान में मौजूद फौज के साथ इधरने पर मार्च किया और इसकी फतह को यकीनी बनाया। उस्मानी तारीख के मुताबिक हाजी इलबाई का एक और कारनामा यह भी था कि उन्होंने एक जंग जिसका नाम सिंध की बैटल ऑफ सर्बिया था, इसमें सलीबी फौजों को शिकस्त दी। इस नाम का मतलब है वो जंग जिसमें सर्बों को शिकस्त हुई। और नाज़रीन इकराम, इस जंग का मुकम्मल वाकया ये है कि इधरने की फतह के बाद लाला शाहीन पाशा को इधरने का गवर्नर बना दिया गया। तो उन्हें यह खबर मिली कि हंगरी का बादशाह, जिसका नाम किंग लायोश अव्वल है, वो इधरने को दोबारा लेने आ रहा है, क्योंकि बाज़ंतीनी और यूरोपियों को यह डर हो गया था कि उस्मानी बल्कान को तेजी से फतह कर रहे हैं। तो उन्होंने 60,000 जंगजुओं की एक सलीबी फौज तैयार की, जिसमें हंगरी, सर्बिया और बल्गारिया के जंगजू थे, और ये तमाम फौज हंगरी के बादशाह की कमांड में थी। लाला शाहीन पाशा ये सुनकर घबरा गए और सुल्तान मुराद अव्वल को खबर की, जो कि उस वक्त बुरसा में थे। सुल्तान मुराद को फौरी तौर पर यह खबर पहुंचाई गई और उन्होंने भी इतला मिलते ही फौरन एक बड़ी फौज रवाना की, मगर वो फौज यूरोपीय इलाकों को क्रॉस ना कर सकी, क्योंकि वीनस की रियासत ने एक आबी गुजरगाह जिसका नाम दारदा नेल्स है, उस तरफ से रास्ता बंद कर रखा था। उस वक्त लाला शाहीन पाशा ने हाजी इलबाई को 8 से 10,000 उस्मानी सिपाहियों की फौज देकर दुश्मन के खिलाफ भेजा। हाजी इलबाई ने इस लीबी फौज को तब जा लिया जब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और मैरिच नाम का दरिया पार कर चुकी थी। तो एक रात हाजी इलबाई ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर इस फौज पर हमला किया और सलीबी इस अचानक हमले से इस कदर घबरा गए कि इन्हें शिकस्त हो गई और इनमें से अक्सर मारे गए। तो इस तरह सल्तनत उस्मानिया पर से एक भरपूर दुश्मन के हमले का खतरा टल गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस फतह और जंग के बारे में उस्मानी और मगरबी तारीख में इख्तिलाफ है। उस्मानी तारीख के मुताबिक ये वाकया 1364 का है, जबकि मगरबी तारीखदानों के मुताबिक ये वाकया 1371 ईस्वी का है। लेकिन मगरबी तारीखदान इस मामले में गलत लगते हैं, क्योंकि 1364 में ही हाजी इलबाई की शहादत हो चुकी थी। और अब आते हैं इनकी वफात की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इनकी जिंदगी की तरह इनके वफात की तारीख भी बहुत हैरानकुन है और इसके साथ साथ पुरस्कार भी। इनकी मौत के बारे में काफी शक शुबा पाया जाता है, क्योंकि इनकी वफात के बारे में तारीख में यह मौजूद है कि वो जहर खाने से हुई थी, और हालात कुछ ये बने कि वो सलीबी इत्तेहाद जिसके आने की खबर सुनकर लाला शाहीन पाशा परेशान हो गए थे, तो हाजी इलबाई ने इन सलीबियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करके खुद को एक काबिल और माहिर कमांडर के तौर पर साबित किया, जिस वजह से हाजी इलबाई को उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल की नजर में एक ऊंचा मकाम मिल गया, जिस पर लाला शाहीन पाशा के दिल में हसद की कैफियत पैदा हो गई। और ये सुनकर आप लोग हैरान होंगे कि कहा जाता है कि हाजी इलबाई को लाला शाहीन पाशा ने जहर दिया था और यूं 1364 में इनकी वफात हो गई। तो नाज़रीन इकराम, हाजी इलबाई उस्मानी तारीख में एक अफसानवी पहचान रखते हैं, और उन्होंने भी कौनर आल, आकचा खोजा, कारा अली और अब्दुर्रहमान गाजी की तरह 2 उस्मानी सलातीन के लिए फतुहात की और उस्मानी तारीख में अपना नाम अमर कर दिया। हाजी इलबाई उस्मानी तारीखदानों के नजदीक फातेह रुमैलिया कहलवाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इनकी जिंदगी की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को ये तारीख कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।